दोस्तों, आप सभी का जोगिंद्र पाठशाला 42 में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया कि मैं इस चैनल पर मैथ और फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन और थ्योरी है वो इस पर कराने वाला हूँ। तो फाइनली आज की पहली क्लास साइंस की फिजिक्स का चैप्टर है प्रकाश। तो आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तथा उससे प्रकाश के परावर्तन के नियम, दर्पण, गोलीय दर्पण, ठीक है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे इस क्लास में। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँख के रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं को दिखाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का भौतिक साधन है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पहले प्रकाश की बात करते हैं। प्रकाश क्या है? प्रकाश लाइट। ठीक है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना क्या है? रेटिना एक मानव नेत्र का पार्ट है जो कि हम मानव नेत्र वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, को उत्तेजित करके वस्तुओं को जो हमारे आंख के रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाती है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आंख के रेटिना को उत्तेजित करके वस्तुओं को दिखाती है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, प्रकाश के गुण, ठीक है, तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं? पहले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, प्रकाश के गुण में पहले पॉइंट की बात करते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। ठीक है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। ठीक है बच्चों, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। ठीक है, तो प्रकाश का पथ कैसा होता है? सरल रेखीय। प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है बच्चों, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। तो दो पॉइंट हो गए। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए प्रकाश का पथ सरल रेखीय होता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अब देखो आगे, रब करो इसको। दो पॉइंट हो गए हमारे। तो बच्चों, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। अब निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है?
निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बच्चों 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश चल सकता है, जबकि निर्वात में ध्वनि नहीं चलती है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि की जो चाल होती है निर्वात में वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा पर क्या है, चंद्रमा पर निर्वात है, यहाँ पर तुम चाहे कितना ही बड़ा विस्फोट कर लो या कोई भी धमाका कर लो, वहां पर बिल्कुल भी ध्वनि नहीं सुनाई देगी, जबकि दे सकती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, 3 पॉइंट। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है, जैसे जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि कांच में प्रकाश की चाल 2 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, अब ये भिन्न क्यों होती है, क्योंकि ये जो चाल होती है वो डिपेंड करती है माध्यम के कणों पर। जितने माध्यम के कण पास होंगे उसमें उस वाले माध्यम में चाल उतनी ही कम होगी, और जितने माध्यम में कण दूर होंगे तो उस माध्यम में चाल उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों चौथे पॉइंट की। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है बच्चों, दृश्य प्रकाश बच्चों, दृश्य प्रकाश क्या होता है? दृश्य प्रकाश वह प्रकाश होता है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिसमें हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो बच्चों दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है, तरंग दैर्घ्य तुमने क्लास 9th में ध्वनि वाले साउंड वाले चैप्टर में पढ़ी होगी। तो दृश्य प्रकाश क्या होता है, जिसके कारण मतलब जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है बच्चों, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है, अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अगले पॉइंट की बात करते हैं इसमें,
पॉइंट नंबर 5 होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है, या फिर अपने पथ से भटक जाता है, अपने पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो अपवर्तन का डिस्कस हम अगले कुछ ही दिनों में या फिर दूसरी या तीसरी क्लास में आपका प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने प्रारंभिक पथ से विचलित हो जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखो जो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो टकरा कर अधिकांश प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एक बार देखो फिर से और देखते हैं। जब प्रकाश एक समान माध्यम से चलकर किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है तो तल से टकराकर अधिकांश प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, इस तल से टकराई है, तो टकराकर ये अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट गया कि नहीं? तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जी कोई चिकना पॉलिशदार तल है, इस पर प्रकाश किरण गिरी है, गिरने के बाद इसका क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब कि परावर्तन हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बच्चों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, तो पहले इसको चित्र की सहायता से समझते हैं।
ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन की दो नियम होती हैं। जी कोई पृष्ठ हो गया, परावर्तक पृष्ठ हो गया, जिसकी एक और क्या होती है, पॉलिश होती है, जिससे दूसरा तल कैसा हो जाता है, परावर्तक होता है। तो बच्चों इस पर क्या गिरती है, एक प्रकाश किरण गिरती है। ठीक है, इस पर क्या गिरेगी बच्चों, एक प्रकाश किरण गिरेगी। गिरने के बाद और वापस इसको सब ठीक है बच्चों, इस पर क्या गिरेगी, प्रकाश किरण गिरेगी। ठीक है, प्रकाश किरण गिर गई। ठीक है, ये किरण इस पर क्या हो रही है, ये वाली किरण हो रही है, इसको आपतन मतलब इस पर आपतित हो रही है, तो इसको बिंदु को मान लो। ये वाली किरण इस पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसको बोलेंगे बच्चों आपतित किरण। ठीक है, और ये इस पर गिरने के बाद इसका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो बच्चों इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं बच्चों परावर्तित किरण। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, इसको परावर्तित किरण, और इस पर एक हम क्या डाल लेते हैं, अविलंब डाल लेते हैं। क्या डाल लेते हैं बच्चों, अविलंब। ठीक है, अब अविलंब क्या क्या होता है, जो परावर्तक तल से कितने अंश का कोण बनाए, 90 अंश का कोण बनाए। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया बच्चों हमारा अविलंब। अविलंब, ये क्या हो गया, आपतन बिंदु ओ हो गया। ठीक है बच्चों, क्या हो गया, आपतन बिंदु ओ गया। तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या होता है, अब भाई जी किरण इस पर क्या हो रही है, आपतित, तो अविलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आपतन कोण आई बोलते हैं। ठीक है, और जो ठीक है, और जो परावर्तित किरण है जो, ठीक है, आपतन आपतन आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है उसे आपतन कोण आई बोलते हैं, और जो परावर्तन किरण के साथ जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण आर बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम क्या होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो पहला नियम क्या होता है उसको लिखते हैं। पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नियम नंबर वन, नियम नंबर वन। ठीक है, नियम नंबर एक। तो पहला नियम क्या होता है बच्चों, आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, कॉमा आपतन आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, कॉमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, कॉमा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होती हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला नियम क्या होता है, आपतित किरण कॉमा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नियम नंबर दूसरा, अब नियम नंबर दूसरा क्या होता है, नियम नंबर दूसरा होता है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और
आपतन कोण आई और परावर्तन परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चों, कहने का मतलब ये है कि कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। कोण आई और कोण आर हमेशा कैसे रहेंगे, बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको मैं एक एग्जांपल कराता हूँ, एक न्यूमेरिकल कराता हूँ, ठीक है बच्चों। न्यूमेरिकल देखिए, यदि आपतित किरण पृष्ठ के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है, तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान क्या होगा, ठीक है बच्चों। यदि आपतित किरण पृष्ठ के साथ 30 अंश का कोण बनाती है तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का मान कितना होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ से ये पूरा ये वाला जो एंगल है पूरा वो कितने का है, 90 अंश का है, ठीक है। तो जो आपतित किरण का जो पृष्ठ के साथ वो कितने अंश का कोण बना रही है, 30 अंश का। तो ये पूरा एंगल का जो योग होगा वो कितने का, इस एंगल का जो सम होगा, योगफल होगा, वो कितना होगा, 90 अंश होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए। कोण 30 प्लस के कोण आई बराबर कितना हो गया बच्चों, 90 अंश। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो कोण आई बराबर बच्चों कितना हो गया, 90 माइनस के 30, तो कोण आई बराबर कितना हो गया, 60 अंश। तो कोण आई का मतलब आपतन कोण का मान कितना निकल गया, 60 अंश। तो मैंने क्या बताया आपको, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। जब कोण आई की वैल्यू कितनी है बच्चों, 60, तो कोण आर का मान भी कितना होगा, 60 अंश। कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे कितने का निकला है, ये हमारा कितने का लिख रहा है, ये लिख रहा है 60 अंश का, तो ये भी कितने का होगा, 60 का। अगर ये 70 का होगा तो बच्चों ये भी कितने का होगा, 70 का होगा। अगर ये 80 का होगा तो बच्चों ये भी कितने का होगा, 80 का होगा। तो परावर्तन कोण और आपतन कोण हमेशा कैसे रहते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है, हमारे प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम होता है आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा कैसे रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों बात करते हैं हम दर्पण की, मतलब दर्पण क्या होता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं इसको रब करता हूं। कितने मिनट की है अभी तो यहाँ वही 28 नहीं है, 28 मिनट। क्लियर चल रही है, सही चल रही है, मैसेज था पता नहीं। अब बच्चों बात करते हैं किसकी, दर्पण की। दर्पण क्या होता है, देखो बच्चों दर्पण क्या होता है, कोई भी पारदर्शी माध्यम हो या फिर कोई भी पारदर्शी पृष्ठ हो, ठीक है। कोई भी कांच का पारदर्शी पृष्ठ हो जिसके एक ओर
जिसके एक ओर हम चांदी की पॉलिश कर दें, ठीक है, जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश कर दें तो दूसरी सतह कैसी हो जाती है, चमकदार और परावर्तक हो जाती है, जिससे कि मतलब प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो मान लो कि ये कोई दर्पण हो गया M1 और M2। तो बच्चों हम दर्पण की बात करते हैं कि दर्पण क्या होता है, दर्पण, ठीक है, दर्पण क्या होता है, दर्पण होता है किसी पारदर्शी माध्यम या फिर कोई पारदर्शी पृष्ठ, किसी पारदर्शी, अब पारदर्शी क्या होता है बच्चों, जिसमें से प्रकाश किरण आर पार जा सके। तो किसी पारदर्शी सतह के एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए, एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी सतह चमकदार और परावर्तक हो जाती है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, दर्पण क्या होता है बच्चों, दर्पण क्या होता है, किसी पारदर्शी सतह के एक ओर, तो मैंने बच्चों ये क्या कर दी है, ये चांदी की पॉलिश कर दी है, क्या कर दी है बच्चों, चांदी की पॉलिश या फिर रेड ऑक्साइड की भी पॉलिश कर सकते हैं। तो किसी पारदर्शी सतह के एक ओर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो दूसरी सतह चमकदार और परावर्तक हो जाती है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण समझ में आ गया, मतलब किसी पारदर्शी माध्यम पर या किसी पारदर्शी सतह पर एक और पॉलिश करने से दूसरी सतह कैसी हो जाती है, चमकदार या फिर परावर्तक हो जाती है, जिसे हम दर्पण कहते हैं। तो बच्चों दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। बच्चों समतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं बच्चों, कांच के खोखले कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं, जिसके एक और चांदी की पॉलिश होती है, जिससे दूसरा तल कैसा हो जाता है बच्चों, परावर्तक हो जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो उनको हम डिस्कस करते हैं, ठीक है बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब इसको मैं रब करता हूं। अब बच्चों देखो बात करते हैं किसकी हम, दर्पण के प्रकार, ठीक है बच्चों, दर्पण के प्रकार, ठीक है बच्चों, दर्पण के प्रकार। बच्चों दर्पण के प्रकार, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, ठीक है बच्चों, एक होता है हमारा क्या, गोलीय दर्पण, ठीक है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है बच्चों क्या, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण क्या होता है बच्चों, ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है बच्चों, तो दोनों की डेफिनेशन मैं इसी में क्लियर करता हूं कि समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, ठीक है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो
समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल कैसा हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। जैसे कि आप जो नाई वगैरह की दुकान में जो समतल दर्पण सामने लगे रहते हैं। ठीक है, अब बच्चों समतल दर्पण की बात होती है तो दर्पण के द्वारा क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों, वो हमेशा कैसे रहते हैं, आभासी रहते हैं और सीधे रहते हैं। आभासी रहते हैं, सीधे रहते हैं और वस्तु के आकार के बनते हैं, वस्तु के आकार के बनते हैं। तो बच्चों समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी रहते हैं, सीधे होते हैं, सीधे और वस्तु के आकार के बनते हैं। ठीक है, नोट इंपोर्टेंट करके लिखो, इंपोर्टेंट चीज बच्चों, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है बच्चों, वो कितनी रहती है, इनफाइनाइट होती है। जो इसको मैं आपको आगे जाके प्रूव कराऊंगा कि जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट कैसे रहती है, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो इनफाइनाइट कैसे रहती है। अब बच्चों गोली दर्पण की बात करते हैं, गोली दर्पण क्या होते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो गोली दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं जिसकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश होती है, जिनकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश होती है, जिनकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश होती है, जिससे दूसरा तल परावर्तक हो जाता है, जिससे दूसरी सतह परावर्तक हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो गोली दर्पण क्या होते हैं, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं, जिनकी एक सतह पर चांदी की पॉलिश होती है, जिससे दूसरी सतह परावर्तक हो जाती है, मतलब कि प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। ठीक है बच्चों, तो आपको मैंने समतल दर्पण बता दिया और गोली दर्पण बता दिया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। जैसे कि ठीक है, बच्चों इसको रफ करो। अब देखो भाई, गोली दर्पण बच्चों, गोली दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, गोली दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है बच्चों, और एक होता है उत्तल दर्पण। ठीक है बच्चों,
गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो। ठीक है, तो बच्चों ये मेरा अवतल दर्पण हो गया और ये मेरा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो और प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो। उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पॉलिश हो और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो परावर्तन होगा वो ऐसे होगा, मतलब दबे हुए भाग से होगा, जबकि अवतल दर्पण का जो परावर्तन होगा, ठीक है, ठीक है, अवतल दर्पण का जो परावर्तन होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे होगा। ठीक है, तो बच्चों अवतल दर्पण कैसा होता है, बच्चों अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है अभिसारी। बच्चों कैसा होता है, अवतल दर्पण होता है अभिसारी, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा होता है बच्चों, अपसारी होता है। ठीक है, अपसारी। ठीक है, अवतल दर्पण होता है अभिसारी, अभिसारी का मतलब अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है, जबकि जो उत्तल दर्पण होता है वो क्या होता है, अपसारी, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो तथा प्रकाश का परावर्तन हमेशा दबे हुए तल से हो। उत्तल दर्पण क्या होता है बच्चों, उत्तल दर्पण होता है जिसके दबे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो। अब अवतल दर्पण द्वारा अगर हम प्रतिबिंब की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बच्चों, प्रतिबिंब की। ठीक है, तो अवतल दर्पण द्वारा सारे प्रतिबिंब बनते हैं। अवतल दर्पण द्वारा छोटा प्रतिबिंब भी बनता है, बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, वास्तविक भी होगा। ठीक है, वास्तविक भी होगा और आभासी भी होगा। तो बच्चों अवतल दर्पण द्वारा सारे प्रतिबिंब बनते हैं, छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और आभासी भी बनता है। जबकि अवतल दर्पण द्वारा हमेशा छोटे प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है, और सीधे बनेंगे, सीधे बनेंगे और आभासी। ठीक है बच्चों, तो अवतल दर्पण के अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए जिसके दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, जिसके उभरे भाग पर क्या होती है, पॉलिश होती है। ठीक है, और अवतल दर्पण द्वारा हमेशा वास्तविक, आभासी, सीधे, उल्टे, आभासी, छोटे बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। मतलब अवतल दर्पण के द्वारा सारे तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। जबकि उत्तल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर क्या हो, पॉलिश हो और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो। तो ऐसे गोलीय दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कैसा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है वो कैसा होता है बच्चों, अपसारी होता है, ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी, छोटे और सीधे प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो दर्पण आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट तरीके अगर आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।